जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग जो है इस समय एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, बायोलॉजी की। अब वो सीरीज क्या है? ये जो आपके क्लास 10th में पिछले साल आए हुए बोर्ड एग्जाम में आपके पिछले साल जो आए हुए एमसीक्यू है, उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बायोलॉजी का हमने शुरू किया था साइंस में, और इसका कुछ पार्ट किए थे। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है, बायोलॉजी का टॉपिक है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, मतलब इसका हम लोग अगर बात करें तो इसका पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन किए थे, और आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, कुछ आगे क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन जो हैं, जो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय, उस क्वेश्चन से संबंधित और जितने भी कंसेप्ट हम लोग उसको भी डिस्कस कर ले रहे थे। और दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये देख लीजिए आपके, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं। पास में आई? अब मतलब कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए गए हैं। अब अगर एनसीईआरटी की बात आती है तो सीधा सीधा बात आपका वहां से भी लिंक कर सकता है कि आपके जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो पुलिस का एग्जाम है, एसएससी में कुछ सारे एग्जाम हैं, अभी आप वैकेंसी आई ही है पुलिस की, तो उसमें भी लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी ढूंढते रहते हैं। तो आपके लिए भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो काम के होने वाले, क्योंकि उसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, वो आते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब ये प्रकार का जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकता का ये टॉपिक है। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन किए थे, और प्ले लिस्ट में नीचे, सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नीचे सब डाला हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं जो और पार्ट है। और बाकी कुछ और डिटेल देखना चाहते हैं, बाकी आप जाके चैनल पे प्ले लिस्ट में देख के जो जो चीज़ें अवेलेबल है उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो क्या करना है आपको मालूम है, हम क्या बताएं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या किया जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप जानते हो क्या किया जाता है, वही कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग शायद क्वेश्चन पिछले टर्म में इस वाले टॉपिक्स में, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, कहाँ तक आते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हमने किया था पिछले बार में वीडियो में। अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 10 किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, यही करना होता है और क्या। अभी अगर ये काम बनेगा, जो चीज़ें करना चाहिए। पर चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है, इन द व्यू इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लोजेस्ट टू ह्यूमन इज। ये क्वेश्चन देखिए है इवोल्यूशन का। वैसे इवोल्यूशन का हो सकता है कि बोर्ड में ना आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो इसलिए हम लोग इसको कर ले रहे हैं। ये इवोल्यूशन टॉपिक का जो इसमें इवोल्यूशन वाला टॉपिक है, इसका क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द क्लोजेस्ट ह्यूमन। देखिए ह्यूमन जब डेवलपमेंट हुआ है ना, वैसे जब ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जब पृथ्वी पे किसी भी जीव का उत्पन्न हुआ है, तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिसेलुलर, अर्थात एक कोश की। फिर यही आगे डेवलप करके बड़े बन के मतलब बन गए हैं, आगे इनका डेवलप हो गया है, तो हम लोग बने हैं। तो इस तरह से ना इनकी हायरार्की चली थी, हम लोग क्लास में पूरा डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल से। तो इसकी जो हायरार्की चली थी, वो हायरार्की में हमारे जो जस्ट हम ह्यूमन कहाँ से आया है, इन ऑप्शन को देख बताइए ह्यूमन कहाँ से आया है। क्या मंकी के? हम मंकी से हैं, लेकिन मंकी से भी क्लोजेस्ट कुछ हो सकता है क्या? क्लोजेस्ट मतलब, तो मंकी, फिर इधर बैट मतलब चमगादड़, क्या रैबिट। तो आपको मंकी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ चिपांजी दिया हुआ है। तो ज्यादा क्लोजेस्ट की बात करेंगे तो चिपांजी है। मंकी क्लोजेस्ट है, ह्यूमन का सबसे पास का जो पूर्वज है मंकी है, लेकिन मंकी से भी पास में क्या आएगा? चिंपांजी। तो इसलिए मोस्ट क्लोजेस्ट जो पूछा गया है ये पूछा गया है। या इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच वन इज द नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या है, तो ये चिंपैंजी होगा, है ना। चिंपैंजी, ओरिंगटन, गोरिल्ला, गोरिल्ला ओरिंगटन चिंपैंजी, ये जो होते हैं ना, तो ये सबसे नियरेस्ट चिंपैंजी होता है। पास में आई? इसको कपी बोलते हैं, कपी मानो ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए इस पे अपना विचार व्यक्त कीजिए इस समस्या पे। इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वी आर वेरी क्लोज टू ओ, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये तो सेम आ गया। यस, कोई बात नहीं, तो इसका आंसर भी सेम होगा पंजी। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार आया ही है, बस उसमें क्या था कि इसमें ऑप्शन अलग थे, इसमें ऑप्शन अलग है। तो इसमें ऑप्शन देखिए स्टूडेंट ऑफ चाइना, ये पता नहीं क्या, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका अंदर सीधे चिंपैंजी होगा, स्पाइडर में बैक्टीरिया नहीं होगा, क्या होगा चिंपैंजी। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगली समस्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटिपिक रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड। देखिए ये फिर से जेनेटिक्स की बात आ गया, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ने जो किया था मटर के पौधे पे, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी में से कुछ होते हैं ये जीनोटिपिक रिप्रेजेंट प्योर राउंड। प्योर राउंड का मतलब होगा सीधा सीधा, कल हमने बताया था, अगले आज बता दे रहे हैं कि एक होता है डोमिनेटिंग करेक्टर और एक होता है रिसेसिव करेक्टर। तो डोमिनेटिंग मतलब जिसका इफेक्ट दिखेगा, जिसका भौकाल ज्यादा दिखेगा वो डोमिनेटिंग है ना। तो डोमिनेटिंग में जैसे कि लंबा पौधा टाल क्या है, वो क्या है, वो डोमिनेटिंग होगा, और जो डॉर्फ होगा वो रिसेसिव होगा। तो यानी इसमें देखिए राउंड सीड की बात कर रहा है। तो कल हमने बताया था कि अगर सीड ये ऐसे होगा, देखिए मान लीजिए कोई सीड ये ऐसा सीधा है, तो ये जो सीड है ये कहलाएगी, ये यहाँ बढ़िया से बना रहे हैं, मिट जाओ परेशान। ये पूछा गया है राउंड सीड, तो जो राउंड सीड होता है ये कुल मिला के ऐसा होगा। अब अगर एक दूसरा होता है ना जो रिंकल, जिसको झुर्रीदार बोलते हैं, ये देखिए अगर ये सीड है ये कुछ ऐसी होगी, ऐसा मतलब पिचका पिचका। तो ये वाली राउंड सीड है, इसका अगर देखा जाए तो इसका जो ये जीनोटिपिक ये होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा राउंड का, कैपिटल आर साथ डी नंबर इसका आंसर होगा, है ना। ये रिंकल्ड का होता है, ये रिसेसिव। अब ये वाला देखिए डोमिनेटिंग है और ये वाला रिसेसिव है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैपिटल आर। अब अगले समस्या पे आते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट आर। तो कल भी डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आ गया था, अब कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इसमें एक बहुत अच्छा सा टेक्निक यूज होता है, और इसको समझ लेंगे आप तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये क्रोमोसोम पूछा है जाइगोट का। अब देखिए जाइगोट एक्चुअली, अब अगर हम लोग बात करें देखिए ह्यूमन का, ये एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन में पहले देखिए ह्यूमन में दो बनाएंगे तब समझ में आएगा, एक मेल और इधर फीमेल। अब एक्चुअली जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन जब होता है, तो इनके दोनों के गैमीट क्या होते हैं, निकलते हैं। ये अब मेल है तो इसके मेल गैमीट मान लीजिए। अब मेल गैमीट क्या होता है, ये स्पर्म होता है। और अगर फीमेल है तो इसके फीमेल गैमीट, ठीक है। अब फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवम होता है। अब देखिए ये दोनों गैमीट जब बनते हैं, अब इसके पहले बता दें एक बात और, जो ह्यूमन होते हैं, जब कंप्लीट बॉडी ह्यूमन की होती है तो वो 2n, इसको हम लिख सकते हैं, या तो 2n लिखिए। इसी प्रकार से फीमेल भी ये 2n होती है, या इसको ये जो x फॉर्म में लिखा है तो इसको आप 2x भी लिख सकते हैं, और ये वाले को भी 2x लिख सकते हैं। बात में आई। अब देखिए जब गैमीट बनता है ना तो इसी का आधा हो जाता है गैमीट में। अब गैमीट क्या है, तो जब ये गैमीट होगा तो इसको या तो लिख दीजिए n, या इसको लिख दीजिए x, है ना। मतलब इसको बोलते हैं डिप्लॉयड है, जब ह्यूमन कंप्लीट होगा तो डिप्लॉयड कहलाएगा, जब आधा हो जाएगा गैमीट बनेगा तो हेप्लॉयड कहलाता है। इसी प्रकार से इसका भी, जो ये फीमेल है, इन फीमेल का भी जो गैमीट होगा वो इसको या तो लिख दीजिए आप n, या इसको लिख दीजिए x। तो ये हेप्लॉयड कहलाएगा जब फीमेल गैमीट है या मेल गैमीट। अब देखिए
जाइगोट बनता कहाँ है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों का रिप्रोडक्शन में मिलते हैं, ये तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पे बनता है कि जाइगोट जो होता है यहीं पे बनता है। ठीक है, अब देखिए जाइगोट ये बना मिलने की मतलब आधा इसका, आधा मम्मी का, आधा पापा का, आधा मम्मी का, दोनों का मिल गया तो क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट बना तो उस प्रोसेस को बोला गया फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। अब देखिए जाइगोट जब बना है तो ये जाइगोट जो होगा, ये देखिए एन इसका आया और एक एन इसका आया, तो ये सीधा सीधा ये 2n हो गया। अब यही जाइगोट आगे चल के पहले ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, उससे ये एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और पूरा कंप्लीट होके एक बेबी बन जाएगा, फिर उसका डिलीवरी होगी। तो अब ये जाइगोट भी 2n है, या इसको देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने दिखा था ना 2x। अब x एक इधर था, एक इधर था, तो इसको या तो इसको लिख दीजिए 2x, है ना। अब जाइगोट x यही 2x या 2n डेवलप होके आगे बेबी बनेगा, तो ये बेबी भी 2n रहेगा। अब ये या तो मेल बन जाएगा और या तो फीमेल बन जाएगा, इन दोनों में से कोई एक बन जाएगा। वो तो डिपेंड करता है, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर x गया है तो फीमेल, y गया है वो जो सेक्स क्रोमोसोम था वो जाएगा तो मेल, बेबी मेल बन जाएगा। तो इसमें इसका आंसर पूछा गया है जाइगोट में, तो जाइगोट क्या होता है? 2n, और 2n कहिए चाहे 2x कहिए, तो अगर इसमें x के फॉर्म में आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2x, अर्थात सी नंबर। ठीक है, अगली समस्या अब चलिए। अकॉर्डिंग टू डार्विन न्यू स्पीसीज इज प्रोड्यूस्ड। डार्विन चचा, सॉरी नहीं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, तो ये इनके अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज का प्रोड्यूस्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्चुअली चैप्टर इवोल्यूशन का है। जब जब डेवलपमेंट हो रहा था, जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो इन्होंने, इन दोनों लोगों ने, एक डार्विन थे और एक दूसरे थे लैमार्क, है ना। अब ये लैमार्क, इन दोनों ने एक जिराफ की गर्दन पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, सबको पता होगा। तो उनका गर्दन लंबा क्यों होता है, इस बात के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो ये डार्विन थे, ये पूछा गया है डार्विन के बारे में, तो डार्विन ने क्या कहा कि स्पीसीज जो प्रोड्यूस होती है वो किसके उपरांत होती है, मतलब ये किसके अकॉर्डिंग होती है, जो ऑप्शन दिया गया है। तो जो डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब ये कि नेचर में हर प्रकार की स्पीसीज पाई जाती थी, लेकिन जो सरवाइव कर पाया बदलते वातावरण में, जो सरवाइव कर पाया वो तो जिंदा रह गया, और जो नहीं सरवाइव कर पाया वो मर गया। जैसे देखिए नेचर के ये चीजें क्या है ना, धीरे धीरे अपडेट हो रही है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देगा, तो पहले छोटा, पहले मोबाइल होता था छोटा वाला, अच्छा उसके पहले तो मोबाइल होता ही नहीं था, उसके बाद छोटा वाला मोबाइल आया, अब ये बड़ा वाला आ गया है। अब पता नहीं क्या क्या आएगा आने वाले जमाने में, है ना। सुनने में आ रहा है कि दिमाग में चिप लगा दिया जाएगा, वो पगला जाएगा। तो ये इतना सा अपडेट होता रहता है। अगर ये, अब देखिए अगर पुराने जमाने के लोग को बोले जो मोबाइल नहीं देखे हैं, उनको चलाने में बहुत समस्या होती है, चला नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये उनके, अगर सारा काम इस मोबाइल से हो रहा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका काम नहीं हो पाएगा। फिर इस तरह से कब तक झेलेंगे? आने वाले समय में वो गायब हो सकते हैं, मतलब उनका काम नहीं होगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हो, अगर बैंक का सर्वर बंद, तो बंद, कोई काम नहीं होगा। मतलब सब लोग क्या उस पर डिपेंड हो गए हैं। पहला नहीं था ऐसा, पहले ऐसा पेन कागज से लिखने वाला होता था, तो ऐसा नहीं कि सर्वर बंद तो सारा काम बंद, फिर भी कुछ काम चलता है। तो इसी तरह से इसमें अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो जो पहले थे, जो सर्व नेचर में बदलते हुए झेल पाए वो जिंदा रह गए, जो नहीं झेल पाए वो निपट गए, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये इनका कहना है नेचुरल सिलेक्शन, तो ये होगा, इसका आंसर तो होगा नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन जो ये लैमार के साहब थे, इनका कहना यह था कि ऐसा नहीं है। इनका कहना यह था कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन का जितना उपयोग करोगे वो उतना डेवलप होगा। तो इन्होंने बताया कि जो जिराफ की गर्दन लंबी होती है वो कैसे हुई है,
कि उन्होंने बताया कि पहले जो है घास फूस नीचे हुआ करता था, नीचे मैदान थे, लोगों का इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का। अब वो धीरे धीरे क्या किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया, तो नीचे पीछे सब उनका यूज कर लिए। अब उनको अपना जो घास मतलब जो फूड उनको खाने के लिए पेड़ों का सहारा लेना पड़ा, तो धीरे धीरे से उदक उदक के अपने पेड़ को खाते रहे, और वही उनके जीन में चला आया और गर्दन लंबी हो गई। मेरा कहना मतलब सीधा लैमार का ये था कि जिस आर्गन का उपयोग जितना ज्यादा करोगे वो उतना ज्यादा डेवलप होगा और आगे चल के उनके बच्चों में भी आ जाएगा। इनका बहुत सारा खंडन हुआ, वो बात अलग है, हम लोग उस पर भी नहीं जा रहे हैं डिटेल में। और ये ये बाबा डार्विन जो थे, इनका तो कहना ये था कि नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं था। जिराफ दोनों टाइप के थे, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। जो लंबी गर्दन वाले गर्दन जिराफ थे वो जिंदा रह गए, क्योंकि उनके प्रति मतलब उनके लिए अनुकूल था इन्वायरमेंट, वो ऊपर खा ले रहे थे। जो छोटी वाले थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनको नेचर से लड़ नहीं पाए और मर गए। इसलिए इनका जो थ्योरी थी न्यू न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, वो होती है नेचुरल सिलेक्शन से, बाई नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जीन ऑफ द पी डॉर्फ प्लांट। देखिए अब ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब ये प्लांट की लंबाई और उसका मतलब लंबा पौधा, बौना पौधा मतलब छोटा पौधा, तो उसका ये क्या जीन किससे रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑप्शन में से। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। उसमें पूछा है जीन ऑफ द डॉर्फ प्लांट को पूछा है। देखिए अब डॉर्फ प्लांट में अब अगर लंबा होगा तो ये कैपिटल टी है, और स्मॉल डॉर्फ होगा तो स्मॉल टी है। अब ये है टॉल और ये है डॉर्फ, सॉरी डॉर्फ है ये। ठीक है, लेकिन एक और होता है इसके बीच में, कैपिटल टी स्मॉल टी, जानते हैं ये भी कहलाता है टॉल। लेकिन जो ये वाला टॉल है ये होता है हेट्रोजाइगस टॉल। ये हेट्रोजाइगस टॉल होता है। हेट्रो और होमो का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें एक तो बड़ा वाला टी है, एक छोटा वाला टी है, दोनों अलग अलग है, इस कंडीशन बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब इसमें क्या है, अब ये वाला जो है ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर हैं, कैपिटल टी। अब अब अच्छा ये वाला जो होमो हेट्रोजाइगस टाल है, तो इसको बोलते हैं टाल क्यों बोला गया, क्योंकि आधा अगर देखा है तो आधा ये 50% ये है और 50% यह है टी वाला, स्मॉल टी वाला। तो इसकी वजह से क्यों नहीं बोला गया कि बोल दे डॉर्फ है। लेकिन इसका मतलब ये हो कि ये जो ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, मतलब इसकी दादागिरी ज्यादा चलती है। कुछ लोग होते हैं ना मोहल्ले में जो उनका अस्तित्व ज़्यादा रहता है, लोग उनको ज़्यादा जानते थे, मतलब वो डोमिनेटिंग है। कुछ लोग होते हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। तो ये कैपिटल टी दादा जो हैं इनका इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इसीलिए इसको बोला जाता है टॉल। तो अब ये देखिए इसका देखा जाए तो ये जीनोटिपिक मतलब इसका जो जेनेटिक करेक्टर है, जेनोटिपिक करेक्टर है, ये ये हमको दिखेगा तो नहीं इसमें ऐसे का है, लेकिन इसमें अंदर अंतर रहे। जैसे ये कैपिटल टी ये देखा जाए तो ये दोनों कहलाएंगे टॉल। क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे टॉल ये वाले। लेकिन इस वाले टाल में और इस वाले टाल में अंतर यही है कि ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, और ये हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो इसका ये होगा आंसर। इसलिए अब इसमें डॉर्फ की बात पूछा है, तो डॉर्फ में स्मॉल टी कहाँ, ये वाला 3 नंबर राइट आंसर होगा। पास में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच फॉसिल्स आर स्टडीज इज कॉल्ड। मतलब विज्ञान का वह शाखा, मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसके जिसके अंतर्गत ही हम लोग फॉसिल की स्टडी करते हैं। हर ब्रांच का अलग है, जैसे जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं बल्स को, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं प्लांट को, है ना, एंटमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं इंसेक्ट को, है ना। इसी सबका सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन जो सिल्क कल्चर, इसी तरह से क्या ब्रांच है। तो इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। कहाँ गया ये वाला,
सेंटोलॉजी 3 नंबर। ठीक है, अब इस सेशन का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस हेरिडिटी का, ये वाला पूछा है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जीनोटाइप ऑफ ए प्योर टाल पी प्लांट, देखिए ये भी वही है, प्योर प्योर टाल। अब देखिए एक बात और, जो ये कैपिटल टी है ना, इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये प्योर टाल है, मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है ना। इसमें होता है ना प्योर है कि पानी मिलाए हो, प्योर दूध है कि पानी मिलाए हो, तो इसी तरह से ये भी प्योर है। इसमें दोनों कैपिटल देखो, दोनों बड़ा बड़ा है, दोनों दादा एक साथ हैं, बड़े के दादा। अब ये वाला जो है कैपिटल टी, तो देखा जाए तो ये भी टाल है, लेकिन ये प्योर टाल नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो होमोजाइगस होता है, उसी को बोलते हैं प्योर, और जो ये हेट्रोजाइगस होता है, ये जो हेट्रो होता है, इसको बोलते हैं, ये प्योर टाल नहीं है, मतलब ये इम्प्योर नहीं बोलेंगे, ये हेट्रोजाइगस बोलिए ना, हेट्रोजाइगस टाल। तो ये हेट्रोजाइगस, लेकिन इसमें बोलता है प्योर टाल। तो प्योर टाल क्या है? कैपिटल टी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो आपके पिछले साल बोर्ड में आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस टॉपिक का? इस टॉपिक का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब हो जाएगा तो कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। ये तो हम लोग जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन बस उसको करते जा रहे हैं, फिर हम लोग और गेस कर रहे कुछ क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, तो हम लोग उसको करेंगे। अब बस एक बात और बता रहे हैं, ये बिल्कुल भी इस भूल में मत रहिएगा, इस धोखे मत रहिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब यहीं से आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लॉलीपॉप मैं नहीं दे रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएगा। बस ये है कि हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो जब आएगा तो उस कंसेप्ट से आपको मैच करेगा, और हम लोग का उद्देश्य ही इसमें है कि जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को कराना, तो हम लोग पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप लोग इस उद्देश्य से आइएगा कि हम लोग पिछले साल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, या कुछ गेस करके कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर बात तो बनेगी और बढ़िया। लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कराने को, कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा जो टॉप कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके जो ये एमसीक्यू है, ये देखा जाए तो एमसीक्यू ये 20 मार्क्स का आता है बोर्ड पैटर्न में, 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये हो गया 50 का। और जो स्कूल से मिलता है जो प्रैक्टिकल का, ये होता है 30 का। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा, मतलब होगा। अब देखिए 20 नंबर कितना महत्वपूर्ण है, और ये 50 नंबर, ये तो है ही। 20 नंबर अगर, मतलब अगर सही तो सही, इसमें आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो 20 नंबर अगर आप इसको कर लेंगे, तो 20 नंबर आपको पूरा, मतलब इसमें नंबर आप चाहे राइटिंग कैसी भी हो, ए बी सी डी अगर आप मार दिए तो मार दिए, सही मान लिया जाएगा। अब इसमें तो कुछ नंबर कट भी सकते हैं, है ना, कैसे प्रेजेंट है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। और इसमें तो पहला का बी सही है, बी भी अगर लिख दिया, मान लीजिए इनमें, इन ए बी सी डी, इनमें से क्या सही, अगर आपने आंसर ऐसे करके अगर ये बी भी लिख दिया तो ये आंसर सही माना जाएगा। बस में यार ये, इसलिए आपको एमसीक्यू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, एग्जामिनर के दिमाग में एक्सप्रेशन भी ऐसा बन जाता है, अगर आपका एमसीक्यू सही है तो उसके दिमाग में ये पूरा एक सिनेरियो बन जाएगा कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ है, मतलब जिसका सारा एमसीक्यू सही है, तो जो सब्जेक्टिव लिखा होगा वो भी उम्मीद करेगा कि सही है, तो उसमें अगर कम भी लिखा रहेगा तो आपको फुल नंबर देने की उसका पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बस में यही, इसलिए आप लोग एमसीक्यू पर विशेष ध्यान दीजिए। हम लोग एमसीक्यू वही वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है, फिर हम लोग कुछ अपने से क्वेश्चन गेस करके, और जो आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। बस में आई।
और दूसरी बात, ये जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बच्चे हैं, जो उनको भी अगर आप देख सकते हैं कि हम लोग सभी लोग एनसीईआरटी ढूंढते हैं, और एनसीईआरटी सिलेबस अक्सर एग्जाम में सीधा उठा के एनसीईआरटी दे दिया जाता है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में, मतलब इस लेक्चर में इतना सारा कर लिए हैं। अब इसके बाद इसकी नई जो नया टॉपिक होगा इसका कोई बायोलॉजी का ही, ये टॉपिक था आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक एक है इन्वायरमेंट का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उस पर आके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। चलिए।